हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 93। ऊपर अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी साध्वी सब देख रही थी। जैसी शादी वह चाहती थी यह बिल्कुल उसी तरह उसका घर सजा था। उसके गहने कपड़े सब उसकी माँ ने सजाए थे। उसके पापा ने कितनी मेहनत से अपना घर सजाया था। सब कुछ जैसे एक लड़की अपनी शादी में चाहती हैं। लेकिन सपने हमेशा सपने ही रहते हैं। उनका सच होना किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है। साध्वी की आंखें भर आई। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वह उन्हें कसकर गले लगाना चाहती थी। अगर आज अस्मित के साथ उसकी शादी नहीं होती तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। खुद को अपनी बाहों का सहारा देते हुए साध्वी की नजरें सामने देख रही थी। वह सजावट उसे वह वक्त याद दिला रही थी जब वह खुश हो सकती थी। कहीं किसी जगह उसकी फैमिली खुश होती। साध्वी। अपना नाम सुनकर साध्वी पलटी। दरवाजे पर संस्कृति जी खड़ी थी। साध्वी ने धीरे से अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। संस्कृति आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने साध्वी को कंधे से पकड़ अपने पास खड़ा किया। साध्वी का सर धीरे से झुककर उनके कंधे पर आ गया। संस्कृति जी धीमी आवाज में बोली, हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिली है। आप उस कंपनी को जानती हैं? कुछ रुककर साध्वी बोली, हम। संस्कृति की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। वह सब समझ चुकी थी। साध्वी के सर को चूमते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। साध्वी को जैसे ही यह एहसास हुआ उसने सर उठाकर देखा। संस्कृति रोते हुए मुस्कुरा पड़ी। हमें लगा नहीं था आपको एक बार बचाकर हम खुद को बचाने वाले हैं। साध्वी वापस उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली, माँ आपने हमारे लिए अपने गहने क्यों निकाले? शादी करना ना करना आपकी मर्जी थी। लेकिन आपकी शादी तो हो रही है। हम कैसे कोई कमी रख सकते थे? साध्वी मुड़कर उनके गले लग गई। उसकी आंख से पता नहीं क्यों आज आंसू निकल रहे थे। वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बस इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के बाद आपका ऐसे रोना हमें अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने साध्वी का सर सहलाते हुए कहा। साध्वी ने कुछ नहीं कहा। बस उनके गले लगी रही। संस्कृति ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ वक्त बिता दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। संस्कृति जी को याद आया कि वह यहाँ क्यों आई थी। साध्वी को अपने सामने कर वह बोली, बेटे आपने तो ये बताया ही नहीं कि आप इस शादी का क्या करने वाली हैं। शादी? साध्वी ने हैरानी से पूछा। उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर संस्कृति हंस पड़ी। वह उसे लेकर दीवार पर लगे बड़े से शीशे के सामने आई। साध्वी ने जब खुद को देखा तो उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके कांपते हाथ लाल सिंदूर से भरी मांग की तरफ बढ़े। उसके गले में लंबा बड़ा सा मंगलसूत्र उसके पेट को छू रहा था। उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने शादी कर ली है। वह शादी कर चुकी है। साध्वी की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। अस्मित से शादी? वह ये शादी कैसे कर सकती है? वह तो पहले से शादीशुदा है। नहीं, ये साध्वी की शादी है। ये मैं नहीं हूं। हाँ, ये साध्वी की शादी है। डर से हबड़बड़ाते हुए आखिरकार वह शांत हुई। ये शादी अहाना ने की थी। तो अब वही इस शादी को संभालेगी। लेकिन अभी उसे ही सब संभालना होगा। अपने भारी लहंगे को दोनों हाथों से उठाते हुए साध्वी जमीन से उठी। एक लंबी सांस भरकर उसने खुद को शांत किया। बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाकर वह संस्कृति से बोली, माँ हम उस लड़के से बात करके आपको सब बताते हैं। फिलहाल आप खाना खा लें। बाबा को भी आराम करने को कहें। संस्कृति उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, आराम से बात कीजिएगा। कबीर को उनके परिवार में अच्छे से नहीं रखा गया है, हो सकता है वह कुछ गलत कह दें। आप संभाल लेंगी ना? साध्वी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें गले लगाया और वहां से नीचे आई। अधिवित्य हो में बैठे थे। उनके सामने वही चेहरा था। साध्वी उसे देखने में धोखा नहीं खा सकती थी। वह सच में वही था। उसकी वह काली गहरी चमकती आंखें बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी जैसे अस्मित को मारते हुए चमक रही थी। अचानक उसकी नजरें साध्वी की तरफ मुड़ी, जिससे वह अपनी जगह पर रुक गई। वह आंखें, वह चेहरा, वह आदमी बिल्कुल वही है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? साध्वी की कमर पर वह भारी लहंगा काफी खूबसूरत लग रहा था। वह शायद भूल रही थी कि उसने पायल पहने हैं, जिनकी आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है। एक हाथ से अपने लहंगे को पैरों के सामने से उठाते हुए वह नीचे आई। हो में पहुंचने पर साध्वी एक प्यारी लड़की की तरह जाकर अपने पापा के बगल में बैठ गई। उसने नजरें हल्की नीची रखी। वजह वह भी नहीं जानती थी। अधिवित्य ने माहौल की ऑकवर्डनेस को भांप लिया। धीरे से खांसते हुए वह बोले, हमें लगता है आपको बात करनी चाहिए। साध्वी, बेटे कबीर को स्टडी रूम में लेकर जाओ। साध्वी की अंगुलियों ने उसके लहंगे को मुट्ठियों में भर लिया। अपनी जगह से उठते हुए वह बोली, जी पापा। कहकर वह सीधा वहां से स्टडी रूम की तरफ चली गई। कबीर ने अधिवित्य की तरफ देखा। उन्होंने उसे अजीब सी मुस्कुराहट दी।
कबीर उठकर साध्वी के पीछे जाते हुए खुद में बड़बड़ाया, शादी ना होकर फिल्म हो चुकी है। वहीं बड़े से भारद्वाज मैंशन के बाहर कबीर के गार्ड्स अपनी गाड़ियों के सामने खड़े थे। एक गार्ड थार की छत पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करते हुए बोली, मन्ने तो कुछ ना दिख रहा, सीढ़ियां ही खत्म ना हो रही इनकी, ध्यान से देख, हुकुम को वो कहीं ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी के छत पर खड़े लड़के ने कहा। हुकुम की बिदड़ी कैसी लगे थम सब ने? थार का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ पैर लटकाकर बैठे एक आदमी ने पूछा। सब ने एक दूसरे को देखा। पहले तो डरी डरी सी लाग रही थी मन्ने, फिर ब्याह का बाद एकदम से पूरी बदल गई। बिल्कुल हमारी माया जैसी, किसी ने बीच में कहा। अब माया कहाँ से बीच में आ गई? हुकुम के पास अफ्रीका में जो अफ्रीकन लायन है ना, उसे ही माया कहते हैं। कितनी खतरनाक है, हम तो देखकर ही डर गए थे। उस वक्त दिखाया नहीं, वरना हुकुम नौकरी से निकालते और माया इस दुनिया से। उसने डरते हुए कहा। थम सब चुप करो, यहाँ हुकुम की शादी है और तुम्हारी ये बातें चल रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अचानक रानीसा को हुआ के। अरे देखा नहीं कैसे छोटे साहब उनके परिवार को बुरा बुरा बोल रहे थे, इसलिए गुस्सा होकर उन्होंने वह सब कह दिया होगा, किसी ने कहा। तो अब बड़ी रानीसा को के बताऊं फोन कर रही हैं, एक लड़के ने अपना फोन आगे करते हुए कहा। तुरंत सबने मुंह फेर लिया, साफ था आगे उसे ही सब संभालना होगा। स्टडी रूम, साध्वी ने कबीर को बैठने का इशारा किया और खुद टेबल लैंप जलाकर उसके सामने बैठ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी, ताकि एक कुछ कहे तो दूसरा बोले। सेकंड्स बीते, आखिर में कबीर को मुंह खोलना पड़ा। हम कबीर शेखावत हैं, रॉय फैमिली के बड़े बेटे अखिल रॉय के बेटे रॉय परिवार से हमारा रिश्ता आप समझ भी चुकी हैं। साध्वी की नजरें उस चेहरे पर थी। सोफे पर लीन होते हुए वह बोली, हम इस शादी के बारे में जानना चाहते हैं। लगता नहीं ये शादी यानी हम आपकी पसंद हैं। जी, हमारी रियासत को उनकी रानी और हमारे वंशज की जरूरत है। आज के वक्त में भी रियासत होती है क्या? खैर आप ये बताएं, हमें आपसे शादी करके क्या मिलेगा? साध्वी के इस सवाल पर कबीर की भौहें सिकुड़ गई। वह लगातार उसके चेहरे को देखता रहा। उसका सवाल जायज था। साध्वी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और अब तो कंपनी भी वापस खड़ी हो चुकी है। आप क्या चाहती हैं? कबीर ने सीधे पूछा। साध्वी ने सोचने की कोशिश की। उसे कोई वजह नहीं मिली इस शादी को कायम रखने की, लेकिन शादी अहाना ने की है तो फैसला वह ले तो ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर, आप क्या चाहते हैं? यह शादी रहे या नहीं? कबीर सोच में पड़ गया। एक नजर साध्वी से हटाकर वह उस घर को देखते हुए बोला, रानी माँ चाहती हैं हम आपको उनकी बहू बनाएं, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर है। साध्वी रुकी। अस्मित राठौड़ काफी बड़ा आदमी बन चुका है, उस लड़के को मारने के लिए इसे भेजा गया था। ये नौमा तो होने से रहा, मतलब कबीर शेखावत के राज होंगे, जो काफी लोग नहीं जानते। हमें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही हमें बच्चे पसंद हैं। साध्वी ने कुछ रुककर कहा। साध्वी भारद्वाज को लड़कियां पसंद हैं, हमें नहीं पता था। कबीर के अचानक इस सेंटेंस पर साध्वी की भौहें सिकुड़ गई। हमें ऐसी जिंदगी नहीं बितानी, अभी हम सिर्फ 29 के हैं, पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। आप शादी के बाद भी वह सब कुछ कर सकती हैं जो शादी से पहले करती थी, कबीर ने कैजुअली कहा। साध्वी हंसी। हमें अच्छे से पता है, राजस्थान में आधे से ज्यादा लोग औरतों को अब भी सिर्फ घर में रखना पसंद करते हैं। आपको ऐसी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए रानी साहिबा, लड़कियों का काम करना ना करना लोगों की सोच है, हमारा परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने कहा। साध्वी ने कुछ नहीं कहा। वह उसे देख रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वह उसे पहचान गया हो। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, जब वो उसे एक नज़र में जान गई। हम जिंदगी भर अकेले रहना चाहते हैं, हमें अपनी चीजें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही अपनी कोई बात। साध्वी ने सीधे अपनी फीलिंग्स बताई। कबीर चेहरे पर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। यह एक टॉकेटिव कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आप जो कहें। लेकिन साध्वी की पलकें उठी। उस लेकिन शब्द ने कबीर की आवाज को एक अलग ही जोर दिया था। कबीर उसे घूरते हुए बोला, अगर आपने कभी किसी दूसरे आदमी से शादी की, हम कह नहीं सकते कि हम तब भी आपसे इसी तरह बात कर पाएंगे। तब आपको खुद के साथ खुद से जुड़े हर एक इंसान को हमसे बचाना होगा। वैसे भी हमें झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साध्वी के होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। इस लड़के की इतनी हिम्मत है, उसे डरा सके। वो औरत जिसके पास अंधा पैसा है, वह चाहे तो अभी इस आदमी को यहीं इसी जगह मारकर दफना सकती है। कोई सोचेगा भी नहीं वो एक छोटी सी लड़की इतने हटे कट्टे आदमी को मारेगी। अगर हमारी शादी से आपको दिक्कत है तो हम भी ये कह सकते हैं, साध्वी ने कहा। हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब आप हमारी अर्धांगिनी हैं। आपके अलावा कबीर शेखावत अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये हमारी कबीर शेखावत की जबान है।
कहकर वह उठा और वहां से बाहर चला गया। कबीर को जाते हुए पास खड़े अधिवित्य ने देखा। कबीर अकेले जा रहा था। मतलब साफ था उनकी बेटी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। भारद्वाज मैंशन की सीढ़ियों से उतरते हुए कबीर को देखकर सभी बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी जगह ले ली। कबीर के चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा देखकर सभी सीरियस हो गए। अपनी थार के पास पहुंचकर कबीर ने एक पंच गाड़ी पर मारा। गार्ड ने दरवाजा खोला। कबीर अंदर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। कबीर की नजर एक बार उस बड़े से मैंशन की तरफ मुड़ी। शायद वह वहां किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक के बाद एक सभी गाड़ियां वहां से निकल गई। स्टडी रूम की बड़ी सी खिड़की पर खड़ी साध्वी उन गाड़ियों को देख रही थी। 94। साध्वी पीछे नहीं मुड़ी। अधिवित्य उसके बगल में आकर खड़े हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब से वह मिले थे तब से उनके बीच ये चीज हमेशा होती थी, बिना बोले एक दूसरे के साथ खड़े रहना। लगभग 10 मिनट बाद अधिवित्य ने चुप्पी तोड़ी। वो मिश्र वाली कंपनी, उन्होंने बात आधी छोड़कर दी। हमारी बहन की है। बहन शब्द सुनकर अधिवित्य के चेहरे पर दिख रही घबराहट बढ़ गई। अचानक एक हाथ ने साध्वी को अपनी तरफ मोड़कर कसकर उसे गले लगा लिया। साध्वी, हम आपको कहीं जाने देंगे। आप हमारी बेटी नहीं हैं। साध्वी भारद्वाज, कहीं मिश्र से नहीं आई हैं आप फिर से हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? कहते हुए संस्कृति जी की आंखें आंसुओं से भर गई। अधिवित्य ने अपनी पत्नी को कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, संस्कृति संभालिए खुद को। अधिवित्य, देखिए ना हमारी बेटी क्या कह रही हैं। वो हमें छोड़कर जाने वाली हैं। संस्कृति उनके गले लगकर रोने लगी। अधिवित्य की पलकें भी चुकी थी। वह उन्हें गले लगाए हुए ही बोले, आपकी बेटी के लिए ये दिन तो आने ही वाला था। उन्हें जाने दें। साध्वी उन दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। आप दोनों अचानक ये सब क्या कह रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। अधिवित्य EMOTION होते हुए बोले, आपने ही तो कहा आपकी बहन। तो हमें लगा आप वापस अपने परिवार के पास जा रही हैं। आपको याद नहीं, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब ही हमने साफ साफ बता दिया था कि हम अनाथ हैं। हमारा कोई नहीं है। ये तो फ्रेंड है जिसे मैं पढ़ाई के वक्त मिली थी। बहन गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर संस्कृति तुरंत साध्वी के गले लग गई। हमें लगा आप हमें छोड़कर जा रही हैं, इसलिए रोना शुरू। आप कितना रोती हैं? कहते हुए उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। हमारा मजाक उड़ाने बंद कीजिए। संस्कृति ने उसे अपने पास महसूस कर खुशी से कहा। अधिवित्य भी उन दोनों को गले लगाते हुए बोले, हमें भी तो गले लगाएं, या हम भी रोएं। वैसे शादी का क्या सोच रही हैं आप? संस्कृति जी ने पूछा। एक लंबी सांस खींचकर साध्वी बोली, माँ, अभी मैं हमारी कंपनी पर ध्यान देना चाहती हूँ, और कुछ दिन अकेले रूम रेंट पर लेकर। हम इसके लिए राजी नहीं है। मुंह फुलाकर अधिवित्य जाकर सोफे पर बैठ गए। संस्कृति भी साध्वी को अपने सामने करते हुए बोली, क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है क्या आपको? साध्वी उनका चेहरा पकड़कर बोली, नहीं, मुझे बस कॉलेज पूरा करना है। कुछ 3 से 4 महीने बाद लास्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। इससे मैं पत्थरों के बारे में थोड़ा और जान लूंगी। वर्कर्स की भी कुछ मदद हो जाएगी। अधिवित्य क्या करते? उनकी इकलौती बेटी थी। जो चाहे वह कह और कर सकती थी। अपनी मां को भी मनाकर साध्वी ने जाने का फैसला किया। साध्वी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रही थी, इसलिए अब वह वहां जा रही थी। मुंबई वह जगह जहां उसके साथ वह एसिड अटैक हुआ। वजह उसे अब तक पता नहीं है। बस अहाना मेरा नाम ना डुबा दे। अहाना नहीं, साध्वी भारद्वाज। अगली सुबह देहरादून। कानों में पड़ती हल्की हल्की आवाजों से बिस्तर पर सोई कार्तिका की पलकों में हलचल हुई। करवट बदलकर सोने के बाद अचानक कार्तिका बिस्तर पर उठ बैठी। उसने जल्दी से खुद को देखा। कार्तिका, ये तूने क्या किया? अब कार्तिका दिल्ली में है और मैं यहाँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डर से अहाना ने खुद को कंबल के अंदर कर लिया। दी, सोने दो ना। दूसरी तरफ से ब्लैंकेट खींचते हुए आवाज आई। लड़के की आवाज सुनकर हैरानी से अहाना मुंह खोले दूसरी तरफ मुड़ी। पास में एक पतला शरीर बिस्तर पर लेटा था। अहाना का गला सूख गया। कार्तिका, आप अंदर हैं? कार्तिका, हम अंदर आ रहे हैं। अचानक अनुराग की आवाज सुनकर वह अहाना हड़बड़ा कर बोली, हाँ पापा, मैं अंदर ही हूँ। अनुराग दरवाजे खोलकर अंदर आए। उनकी नजर जैसे ही बिस्तर पर पड़ी, वह जल्दी से ब्लैंकेट खींचते हुए बोले, लो, हमारे दोनों बदतमीज बच्चे हमारे घर पर हैं और हमें किसी दूसरे इंसान से पता चल रहा है। बिस्तर पर लेटा लड़का अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए उठा। क्या हुआ बाबा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फिर क्या किया आपकी बेटी ने? अहाना की नजर जैसे ही खुद से कुछ दूर बैठे लड़के के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गई। इतना खूबसूरत। उसके हाथों ने जल्दी से अपने सामने दिख रहे उस चेहरे को 2 अंगुलियों से छुआ। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद आइसक्रीम जितनी सॉफ्ट थी। अहाना को लगा जैसे उसके छूने से वह पिघल जाएगा।
कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तराशी हुई खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। परफेक्ट फेस, शार्प जॉ लाइन, गुलाबी परफेक्ट शेप्ड लिप्स, प्यारी छोटी नाक और सबसे खूबसूरत उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें। उसकी तारीफ के लिए अहाना के पास शब्द तक नहीं थे। उसके खाली दिमाग में उस लड़के के हर एक फीचर्स घूम रहे थे। वह वाकई बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, ऐसा जिसे नजरों के सामने रखने पर नजरें हटाना मुश्किल था। सामने बैठा लड़का अहाना को कंधों से पकड़ झकझोरते हुए बोला, दी मुझे ऐसे मत देखो, डर लगता है। दी, अपूर्व तुझे कितनी बार कहा है मुझे परेशान ना किया कर। अहाना ने अचानक बिस्तर पर उठते हुए हल्के गुस्से से कहा। अपूर्व ने राहत की सांस ली। मुझे तो लगा तू अपने एकलौते भाई को इतनी जल्दी भूल गई है। अहाना ने तुरंत अपना मुंह हाथों से ढक लिया। कार्तिका का शरीर अपनी रोज की हरकतें अपना रहा था। इससे उसे पता तो चला कि सामने बैठा ये हैंडसम लड़का उसका भाई है। अब मेरा नहीं, कार्तिका का खुद को सुधारते हुए अपूर्व से बोली, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तो शादी के बाद ये कमरा और ये घर और सामने दिख रहे डीजीपी तीनों मेरे हो चुके थे। ठीक है ना, वो तुम हो जो मेरे कमरे में हो, अपूर्व ने रौब से कहा। अहाना भी भौहें सिकुड़ गई। वह तुरंत अपूर्व के बाल पकड़ खींचते हुए बोली, तेरा कमरा, तेरा घर और तो और तेरे बाबा। अपूर्व ने एक हाथ से अपने बाल पकड़े और दूसरे हाथ से कार्तिका के छोटे बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, हाँ ये सब मेरा ही है। जाओ अपने पति के घर रहो ना, यहाँ भागकर आने की क्या जरूरत है? बाबा ये ज्यादा बोल रहा है, मैं जान ले लूंगी इसकी। हाँ क्यों नहीं, डीजीपी का बेटा हूं, इतनी आसानी से तुम्हें भी छोड़ूंगा। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? अनुराग की गुस्से भरी आवाज सुनकर दोनों सेकंड्स में एक अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने बैठ गए। अपूर्व ने अनुराग के पैर छुए। अभी 4 बजे घर पहुंचे तो आपको उठाना ठीक नहीं समझा, उसने कहा। अनुराग ने उसके सर पर हाथ रख उसे गले से लगाया। अहाना ने भी उनके पैर छुए। अनुराग उसे उठाते हुए बोले, कार्तिका आप यहाँ क्या कर रही हैं? बिना बताए आई हैं फिर से आप यहाँ? आपकी शादी हो चुकी है, इस तरह बार बार घर छोड़कर नहीं आते। वहीं तो, बीच में अपूर्व ने कहा। अनुराग ने उसे आंखें दिखाई तो वह तुरंत चुप हो गया। अनुराग अपनी बेटी की तरफ मुड़े। कार्तिका बोली, पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें याद ही नहीं है हम यहाँ कैसे पहुंचे। शायद रात को लॉ फर्म से वापस आते वक्त इतना थक गए कि यही आ गए। आप तो जानते ही हैं ससुर जी का के चल रहा है। अनुराग का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वह जानते थे इन कुछ दिनों में राठौर परिवार के साथ क्या क्या हो चुका था। वह कार्तिका का सर सहलाते हुए बोले, बेटे इतनी काम मत किया कीजिए, आपकी खुद की हालत अभी इतनी ठीक नहीं है। कार्तिका मुस्कुराकर बोली, हम बस कल कुछ ज्यादा ही हो गया। उसने वह वक्त याद किया जब उसकी आंखों के सामने वह लड़का बैठा था। अपना सर झटकते हुए अहाना ने खुद का ध्यान प्रेजेंट सिचुएशन पर किया। पापा आप कुछ कह रहे थे? अनुराग अपना सर पकड़ते हुए बोले, आपको लेने अस्मित के लोग आए हैं, हमें ड्यूटी के लिए देरी हो रही है, आप सब संभाल लेंगी ना? जी आप जाएं, हम संभालते हैं, कहकर वह वॉशरूम चली गई। अनुराग अपूर्व को अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोले, चलें, आज हम आपको शूटिंग पर ले चलते हैं। वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है, अभी हम इंटर्नशिप पर हैं, जल्द ही डॉक्टर भी बन जाएंगे, अपूर्व ने कहा। वैसे हम कब से नहाए नहीं हैं, आप हमें ऐसे ही अपने दोस्तों के सामने ले जाएंगे? अपूर्व ने कुछ रुककर पूछा। अनुराग ने अपने बेटे का चेहरा देखा, वह अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वहां जब सब कपड़े बदलेंगे तब चुपके से नहा लेना, हम कार्तिका को बुलाने वाले थे लेकिन उन्हें बहुत काम है। अपूर्व अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अनुराग के साथ चला गया। हो से गुजरते हुए उनकी नजर गार्डन में खड़े कुछ लोगों पर पड़ी। वहां अस्मित के कुछ गार्ड्स आए थे। अपूर्व ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी लेने चला गया। अनुराग उनके पास जाकर बोले, कार्तिका आ रही हैं, हमें देर हो रही है, जाने की इजाजत दें। कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़े। सामने सना खड़ी थी, उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन्हें आदर दिया। अनुराग के जाने के बाद पास खड़ा ऋषभ बोला, डीजीपी सर काफी काइंड हैं, मुझे लगा नहीं था गार्ड होने के बाद भी कोई हमसे इतनी इज्जत से बात कर सकता है। सब झूठ है, अस्मित इतना अमीर है, भला कौन ही इतने पैसे को अपने हाथ से जाने देगा? पास में खड़ी अवीरा ने कहा। वह कार्तिका के छोटे से घर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। किसी भी एंगल से कार्तिका के घमंड की वजह उसके सामने नहीं आ रही थी। ना ही उसका परिवार इतना प्रभावशाली था जिसकी वजह से कार्तिका ऐसी हो। डीजीपी की बेटी ज्यादा से ज्यादा कितनी ही घमंडी हो सकती है। ऊपर से कार्तिका को डरते हुए उसने अभी तक नहीं देखा था। घर तो कुछ खास नहीं है, लगता नहीं है इतने पैसे हैं, फिर इतनी अकड़, इतना घमंड, अभी आपने घमंड देखा ही कहाँ है। वक्त गुजरने दीजिए, धीरे धीरे हमें ना सही अपने बॉस की पसंद को थोड़ा बहुत तो जान ही जाएंगी आप।
अवीरा का सामने कार्तिका खड़ी थी। अपने गीले बालों को हाथ से पीछे करते हुए वह वहां रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। आप वापस नहीं गई अवीरा जी, और ना ही आपका साथ आए लोग। उसने सना को एक नज़र घूर कर कहा। अपने हाथ में पहने हाफ फिंगर ग्लव्स को सेट कर रही थी। वह कार्तिका के ताने को अच्छे से समझ रही थी, और कुछ कहने की उसे इजाजत नहीं थी। बेमतलब उससे उलझने वाली लड़की उसके बॉस की बीवी थी, जिसके बारे में एक लफ्ज और उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बिगड़ते माहौल को देखते हुए ऋषभ आगे आकर बोला, लेडी बॉस, हमें आपको लेने भेजा है। वड्रके की आवाज सुनकर कार्तिका यानी अहाना की नजरें फिरी। कार्तिका के साथ इस बॉडी स्विचिंग में एक चीज उसके लिए अच्छी हुई थी, वो थी लड़के। कार्तिका 24 घंटे इतनी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, चार्मिंग बलाओं से घिरी रहती थी कि क्या कहें। एक लड़का दूसरे से कम नहीं था। ऋषभ की तरफ चेहरा कर कार्तिका की आवाज कुछ नर्म हुई। जब हमारा मन होगा हम आ जाएंगे। अगर ज्यादा कुछ बोले तो कह देना, फेस टू फेस आकर बात करे। एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट देकर वह घर के अंदर चली गई। सना को उसका जवाब मिल चुका था, इसलिए वह भी सीधे वहां से अपनी बाइक लेकर चली गई। बाकी गार्ड्स अवीरा के साथ वहां से निकल गए। जाते हुए अवीरा के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। उसकी नजरें कार्तिका के घर को देखे जा रही थी। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।